चलिए, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ chapter of basically class 12th, and this time we are going to start with chapter number 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, चैप्टर पूरा का पूरा डी एंड एफ ब्लॉक के साथ लिंक्ड होगा। डी ब्लॉक की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छे से आती है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्वेश्चंस लगाने में और सॉल्व करने में मजा आएगा। ऑलराइट, तो अगर आप लोगों का डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ भी पार्ट बाकी है तो जाओ, लाइव वीडियोस पड़े हुए हैं, पाजी की कक्षा पे जाके देख लो और फिर ये चैप्टर को स्टार्ट करना। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिफोर आई स्टार्ट, आप लोगों का कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक 3D सीरीज दैट इज स्कैंडियम से लेके जिंक तक वो क्लियर होना चाहिए, बिकॉज यहां पर भी हम उन्हीं एलिमेंट्स का यूज करेंगे और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है इन द इमेज, बट टेंशन ना लीजिए, ये जैसे जैसे आप समझेंगे आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। इट्स अ वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर। अगर मैं फाइनल एग्जाम्स की बात करूं तो 70 मार्क्स में से नियरली 7 to 8 मार्क्स इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब एक्चुअली में पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 15 या 16 मार्क का होता है। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही चैप्टर है, दैट इज डीएनएफ एंड कोऑर्डिनेशन। अब इन दोनों को मैं इंडिपेंडेंट चैप्टर्स नहीं गिनता हूं क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि ये दोनों चैप्टर्स मिला के 16 मार्क्स का आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा और वो इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और 100% मिलेंगे। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आई वांट टू आस्क माय स्टूडेंट्स इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन? हाँ, what do you mean by the term coordination? क्या लगता है आपको? What is the meaning of coordination? English meaning of coordination. Come on, go ahead. Coordination नाम में ही है, कुछ कुछ तो नाम से ही पता चल रहा है कि सॉरी, करेक्ट। सो इतना सिंपल चीज मैं अगर आपको रखूं कि वर्किंग टुगेदर is known as what, my dear friend? coordinated work, right? या कोऑर्डिनेशन में काम किया हमने पूरे चैप्टर में। यहां पर भी 2 लोग आपस में मिलके साथ में काम करेंगे। वो 2 लोगों में सुपर हीरोज हैं। एक है आपका मेटल एटम, ध्यान से सुनना, एक है आपका मेटल एटम जिसके पास क्या रहता है? एम्प्टी ऑर्बिटल्स रहते हैं। सो देयर इज एन मेटल एटम जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स रहेंगे एंड देयर इज गोइंग टू बी अ स्पीशी व्हिच हैव द लोन पेयर्स विद देम, राइट? सो ये लोन पेयर्स ये बेसिकली इस एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, पूरा का पूरा लोन पेयर ये इस एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा और एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये जो स्पीशी है यहां पर, इस स्पीशी को नाम दिया गया लिगेंड या लिगेंड, राइट? तो लिगेंड विच हैज द टेंडेंसी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां पर? एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम में। ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ and that is why the compound formed are known as what, my dear friend? coordination compounds. So what are coordination compounds? ऐसा कभी कोई आपसे पूछ ले, so these are the compounds in which the species called ligand या ligand compounds in which the species called ligands share a pair of electron to the empty orbital of the metal atom. Compounds in which species called ligand shares
a pair of electron in the empty orbital of metal atom to form a coordinate covalent bond. ये बोर्ड पे लिखा मैंने. To form a coordinate covalent bond are known as coordination compounds. Are known as coordination compounds. तो मेरे प्यारे बच्चों, दो सुपर हीरोज, ध्यान से देखना, दो सुपर हीरोज इस पूरे चैप्टर में घूमेंगे आपके साथ. एक है मेटल एटम और दूसरा है लिगेंड. इन दोनों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो कहानी इस चैप्टर की बहुत आसान हो जाएगी. बट बिफोर वी गो इनटू द डिटेलिंग ऑफ दिस चैप्टर, ये कहानी आई कहां से, पहले हमें वो जानना पड़ेगा, राइट? अच्छा, वो भी जानने से पहले सर ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है? Why do we need to understand coordination compounds? उसका कारण है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या फिर हम इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं. बच्चा बोलता है सर गिव मी एन एग्जांपल. डे टू डे लाइफ में, अरे भाई आपके अंदर जो ब्लड चल रहा है ना, वो ब्लड इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है ना, वो क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. कैंसर और बहुत सारी ऐसी जानलेवा बीमारियों की जो दवाइयां हैं, दे आर ऑल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. जैसे आपने सिस्प्लैटिन करके एक टर्म सुना होगा. सिस्प्लैटिन चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th, जब हमने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया था ना, वहां पर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आता है सिस्प्लैटिन इज द मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट कैंसर्स. सो सिस्प्लैटिन इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. इसीलिए इनका बेस यहां पर 12th में डाला गया कि बायोलॉजिकल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर, मेडिसिन के रिसर्च के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का बहुत भरपूर यूज है. फिर आपने सुना होगा हार्डनेस ऑफ वाटर, ऐसा करके सुना है, हार्डनेस ऑफ वाटर. हार्ड पानी हार्ड होता है और सॉफ्ट होता है. व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड वाटर? बच्चा बोलता है सर पंच मारे दांत टूट जाए हार्ड वाटर. नहीं, ऐसा नहीं. हाँ बोल. मिनरल्स ज्यादा होते हैं, उसको मैं ऐसा बोलूंगा मोर कंटेनिंग मोर सॉल्ट्स, राइट? सो विच द वाटर विच कंटेन्स मोर सॉल्ट. जैसे गुजरात के अंदर बात करें, या जितने भी आपकी जो सिटीज हैं जो सी शोर के पास हैं, जैसे मुंबई हो गया, गोवा हो गया, गुजरात की काफी सारी सिटीज हो गई, उनमें समंदर का पानी आता है और समंदर के पानी में सॉल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं. तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि गुजरात के अंदर जब वो टैप में से पानी बाहर आता है ना, तो वो ग्रीन ग्रीन कलर का शार जो है वो उसके आजू बाजू जम जाता है. वो क्यों है? बिकॉज इट्स हार्ड वाटर. यू विल नॉट बी एबल टू मेक झाग ऑफ द सोप इन गुजरात का पानी. बट यही चीज अगर आप पंजाब के पानी में जाके देखो तो इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट, क्योंकि वो नदी का पानी है. समुंदर के पानी में और नदी पानी में क्या फर्क होता है? सॉल्ट्स की क्वांटिटी का. तो वो सॉफ्ट वाटर है. तो आप वहां पर एक ड्रॉप डालोगे और ऐसे रब करोगे ना, तो यू विल सी कि लॉट ऑफ लैदर इज फॉर्म्ड. व्हाट डू यू मीन बाय लैदर? झाग. तो पानी के साथ जो झाग बनाए वो सॉफ्ट वाटर, पानी के साथ जो झाग ना बनाए वो हार्ड वाटर. फॉर नाउ, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन कीप इट लाइक दैट. उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का यूज करते हैं. तो ऐसे जब ये चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्यों. Why the basics of coordination compounds or complex compound has to be studied at your class 12th level. This is the reason. Okay? और उस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो सुपर हीरोज, मेटल एंड लिगेंड. आर यू विद मी टिल हेयर? यस, आर यू विद मी टिल हेयर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये कहानी शुरू कहां से हुई, तो उसको समझने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों हमको जाना पड़ेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट्स. क्या बोलते हैं बच्चा? सॉल्ट्स. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज अ सॉल्ट? एक सॉल्ट क्या होता है? व्हाट इज अ सॉल्ट? जो आयन. Exactly, baby of acid and base. Very nice. So that's one way of talking कि सर अगर आप एक एसिड और एक बेस को मिला दो तो सर सॉल्ट बनता है. बट
ये तो आपने बताया कि सॉल्ट बनता कैसे, मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज अ सॉल्ट. सॉल्ट इज एनी स्पीशी which contains what, my dear friend? Cation and anion. Cation and anion. Except, ध्यान से देखना, except H plus and OH minus. क्योंकि अगर H प्लस आ गया तो वो एसिड की कैटेगरी में चला जाएगा, और अगर OH माइनस आ गया तो वो बेस की कैटेगरी में चला जाएगा. कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट्स? NaCl, वाओ यार, सुपर्ब, एक्सीलेंट, NaCl. और कुछ? बेकिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, CH3COOH इज एन एसिड बच्चा, बट CH3COO Na कर दूं तो वो सॉल्ट बनेगा. यस, बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका? अला तेरी तो, Na2CO3. इसको बेकिंग पाउडर बोलते हैं. बेकिंग सोडा, तो मेरे बच्चे ये भी एक कार्बोनेट का सॉल्ट है. और कुछ? MgCl, वाह यार शाबाश, MgCl2, सुपर्ब. और कुछ? AlCl3. अब देखो, अब सारे वार्म्ड अप हो चुके हैं कि हाँ सर, अगर आप किसी भी मेटल को नॉन मेटल के साथ जोड़ दो तो मेटल जो है वो कैटायन बना के बैठा होगा, और नॉन मेटल जो है वो एनायन बना के बैठा होगा. सो सर, मिक्सचर ऑफ कैटायन एंड एनायन, सर सॉल्ट बन गया. बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. प्लीज यहां पर ध्यान, अभी कुछ नहीं लिखना है, मैं बताऊंगा आपको क्या लिखना है. स्टे विद मी टिल हियर. पहले सॉल्ट्स क्या होते हैं उनको समझो. दे आर स्पीशीज विच कंटेन्स कैटायंस एंड एनायंस एक्सेप्ट H प्लस एंड OH माइनस. अब क्या देखा गया था, ध्यान से सुनना ये चीज, क्या देखा गया था कि सॉल्ट्स जो है ना, उनके अंदर भी दो तरह की कैटेगरीज होती हैं. सॉल्ट्स के अंदर दो तरह की कैटेगरी. मैं एग्जांपल देता हूं तो फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं. एग्जांपल में आपने एक सॉल्ट मुझे बोला NaCl. अच्छा, क्या मैं ऐसा लिखूं CuSO4, तो क्या ये भी एक सॉल्ट है? कॉपर सल्फेट, कॉपर का सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, राइट है ना. फिर आपने 10th में ना एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपको याद आएगा, क्योंकि ना ये 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में बड़ा हॉट फेवरेट क्वेश्चन होता है कि कॉपर सल्फेट इन एनहाइड्रस कंडीशन इज क्रिस्टलाइन व्हाइट कलर, बट उसी को अगर मैंने मॉइस्चर में डाल दिया, हाँ, तो देखो CuSO4.5H2O, याद आया बच्चा? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, तो ये भी एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है. इन दोनों में क्या फर्क है? What is the difference between these two? This contains only one cation and one anion. That contains two types of cations and two types of anions. यहां पर H plus from water and OH minus from water भी आएगा. बोलो हाँ ना. तो आपके जो सॉल्ट्स होते हैं ना मेरे दोस्त, वो दो तरीके से डिवाइड किए जाते हैं. What are those two things? What are those two ways? पहला होता है सिंपल सॉल्ट्स एंड दूसरा होता है एडिशन सॉल्ट्स. सिंपल सॉल्ट्स क्या होते हैं? A salt that contains one type of cation and one type of anion, whereas addition salts are the salts formed by the combination of two or more simple salts in fixed ratio. This is what you need to write down the next. यहां से स्टोरी स्टार्ट हुई कि पहले तो हमें यह पता चला कि आपके जो सॉल्ट्स हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, सिंपल सॉल्ट्स एंड एडिशन सॉल्ट्स. तो जब सिंपल सॉल्ट्स और एडिशन सॉल्ट्स अपने साइंटिस्ट लोगों को समझ में आना चालू हुए तो पता चला कि आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं दे आर नॉट सिंपल, है ना, उनके अंदर एडिशन सॉल्ट्स की क्या है, प्रॉपर्टीज हैं. तो एडिशन सॉल्ट्स को फर्दर ओपन किया गया, और एडिशन सॉल्ट्स को फर्दर ओपन करते हुए एडिशन सॉल्ट्स को समझने की कोशिश की गई कि एडिशन सॉल्ट्स में भी क्या कोई फर्दर कैटेगरी है. तो वहां पर हमें पता चला कि एडिशन सॉल्ट्स भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एक है डबल सॉल्ट और दूसरा है कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट. अब सुनो, यहां पर सुनो, पहले इस पार्ट को समझो. मैंने एक एग्जांपल लिया एक एडिशन कंपाउंड का, ठीक है, एडिशन कंपाउंड का एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने FeSO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट यहां पर ले लिया 24H2 नहीं 6H2O, ठीक है, ऐसा करके मैंने एक सॉल्ट लिया. ठीक है,
फिर दूसरी साइड पे मैंने लिया 4 टाइम्स ऑफ KCN डॉट FeCl होल ट्वाइस। ऐसा करके मैंने एक एग्जांपल लिया। अब देखो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना इस चीज को, कि सपोज मैंने ऐसा करके मैंने एडिशन सॉल्ट लिया, दोनों एडिशन सॉल्ट्स हैं, इन दोनों का एक्वस सोल्यूशन बनाया। क्या बनाया मैंने? एक्वस सोल्यूशन, मतलब सबको मैंने किस में डाला? पानी में डाला, एक्वस सोल्यूशन बनाया। अब जब मैंने इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया तो क्या होता है? व्हेनेवर यू पुट NaCl इनटू वाटर तो क्या करता है NaCl? डिसोसिएट होता है। वेरी गुड, इट डिसोसिएट्स इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। तो वही यहां पर भी एक्सपेक्टेड था कि भाई सॉल्ट ही तो है, तो जब मैं इसको पानी में डालूंगा और इसका एक एक्वस सोल्यूशन बनाऊंगा तो मेरे को कौन कौन से आयंस मिलने चाहिए? Fe+2 आयन मिलना चाहिए, Al+3 आयन मिलना चाहिए और सल्फेट का आयन मिलना चाहिए। सो SO4 2- आयन मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ओके, फिर यहां पर अगेन इसका भी एक्वस सोल्यूशन बनाया। तो जब मैंने इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया तो इस एक्वस सोल्यूशन में भी क्या क्या मिलना चाहिए? बोलो, व्हाट शुड आई गेट? K+CN- एंड Fe का +2। बोलो, आर यू विद मी टिल हेयर? इजी। तो अब अगर मैं इस सोल्यूशन को, बाबा ध्यान से सुनना, इस सोल्यूशन को अगर मैं टेस्टिंग में डालूं तो ये सोल्यूशन का टेस्ट करते वक्त मेरे को Fe+2 के आयंस का टेस्ट मिलना चाहिए, मेरे को Al+3 आयंस का टेस्ट मिलना चाहिए और मेरे को इस सोल्यूशन में सल्फेट आयन का टेस्ट मिलना चाहिए, जो कि मुझे मिला। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम यहां आया कि जब हमने इस सोल्यूशन में टेस्ट करने का कोशिश किया तो मेरे को K+ आयन का टेस्ट मिलना चाहिए था और वो मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट साइनाइड और Fe+2 में मेरे को टेस्ट मिलना चाहिए था, बट जब हमने टेस्ट किया तो ना साइनाइड का टेस्ट मिला इस सोल्यूशन में, ना Fe+2 का टेस्ट मिला। अब है दोनों ही एडिशन कंपाउंड्स, लेकिन एक में वी आर गेटिंग द टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस। व्हाई? बिकॉज इट इज डिसोसिएटिंग इनटू ऑल इट्स आयंस, it is losing its identity in what my dear friend aqueous solution। ये टूट जा रहा है ना अपने आयंस में, यहां पर it is not losing its identity completely। Fe और Cn अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे हैं, बट K+ लूज कर जा रहा है। तो यहां पर एक वर्ड अपने दिमाग में आता है कि जादू, जादू। अब ये जादू है क्या? इस जादू को समझने के लिए अपने जीवन में बहुत सारे लोग, साइंटिस्ट जुड़ गए कि यार ये तो पता करना पड़ेगा कि ये एडिशन कंपाउंड और ये एडिशन कंपाउंड में ऐसा क्यों हो रहा है। बट वो कहते हैं ना, द फर्स्ट पर्सन हु इज एबल टू क्रैक कि अच्छा व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड दिस, वो फर्स्ट पर्सन को हमें कुछ भी करके याद रखना ही पड़ेगा। जैसे मैं अगर बोलूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है J.J. थॉमसन। क्यों? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव कि एटम ऐसा दिख सकता है। हाँ, लेटर ऑन उनकी थ्योरीज, उनका मॉडल, वो कंप्लीट फेलियर आया, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम उनको आज भी याद करते हैं कि हाँ यार उस बंदे ने स्टार्ट किया था। तो वही चीज यहां पर, पहला बंदा जिसने हमें किसके बारे में बताया? कोऑर्डिनेट सॉल्ट्स या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के बारे में बताया, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बताया। हिज नेम वाज एल्फ्रेड वर्नर। क्या नाम था उनका? एल्फ्रेड वर्नर। तो हम एल्फ्रेड वर्नर की थ्योरी भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले to get to the Alfred Werner theory, we need to understand what is a double salt and what is a coordination salt। तो my dear friend, आपकी next heading यहां पर पड़ेगी जिसमें आप double salt और coordination salt ऐसा करके एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल में एक एक करके आप खाली पॉइंट्स को देखेंगे कि एडिशन सॉल्ट्स आर दोज which lose their identity in the aqueous solution, whereas coordination salts are those which do not lose their identity. What do I mean by lose their identity? I mean that they dissociate into their ions completely. They do not dissociate into their constituent ions.
And since they dissociate into their ions, my dear friend, they give the test of all the ions present in them. They do not give the test of all the ions present in them. Yes, these produce only and only simple ions. ये सिंपल आयंस ही प्रोड्यूस करते हैं जब पानी में डाला जाता है, बट दीज विल प्रोड्यूस सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इनटू वाटर और व्हेन मेड इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन. सो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांस नहीं है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं, बट हाँ इन पॉइंट्स में से कोई एमसीक्यू बना दिया, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू फॉर अ कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो ऐसे कुछ लाइंस लिखी हो और उसमें ऑप्शंस होता है 1 and 2, 2 and 4, 1 and 4 या 1, 2 and 3. तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने और लॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से. फिर मैं आपको डबल सॉल्ट्स के कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूं जो आपको अपनी बुक में नोट डाउन कर लेने हैं और उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. पहले आपको ये पार्ट जो है वो अच्छे से लिख लेना है. तो ये लिखने के बाद तुरंत क्या पूछा जाता है, व्हाट इज आस्क्ड इज कि डबल सॉल्ट्स के ऐसे क्या एग्जांपल्स हैं जो अपने को पूछे जा सकते हैं, राइट. सो डबल सॉल्ट्स के अंदर, अच्छा इनके एग्जांपल्स थ्रू आउट द चैप्टर चलते जाएंगे. इक्का दुक्का मैं यहां पर लिखता हूं बट चलते जाएंगे. देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, बट डबल सॉल्ट्स यहां पर ही पढ़ेंगे और यहीं पे खत्म हो जाएंगे. सो डबल सॉल्ट्स के एग्जांपल्स आपको मैं पहले नाम बताता हूं. आपने नाम सुना होगा पोटैश एलम. ये हमने पता है कहां सुना था, हम मॉड्यूल में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 या 7 के अंदर, और वहां पर हमने पोटैश एलम की बात की थी, राइट. फिर आप ये वाला टर्म भी सुन के आए हैं, मोहर्स सॉल्ट. मोहर्स सॉल्ट ये आपकी प्रैक्टिकल दुनिया में जब आप लैब वर्क करने जाते हो ना स्कूल्स में, तब वहां पर मोहर सॉल्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन आता है, ठीक है. फिर एक पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्नालाइट, ठीक है. ये सारे एग्जांपल्स आपके डबल सॉल्ट्स के ही हैं. कार्नालाइट, अब पहले तो ये नाम लाइन बाय लाइन, ठीक है, ऐसे एक लाइन में पोटैश एलम, दूसरे लाइन में मोहर सॉल्ट, तीसरे लाइन में कार्नालाइट, ऐसे करके नाम लिखने हैं, ओके. फिर नेक्स्ट आता है टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट. टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट. अब देखो इनके फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्विकली अंडरस्टैंड दिस. ये चार आपके जो डबल सॉल्ट्स हैं, इन चार डबल सॉल्ट्स के फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. And in next 1 minute, we will understand what are those formulas. Potash alum में नाम में है potash and alum. Potash मतलब potassium, alum मतलब aluminium. Potassium और aluminium का सल्फेट सॉल्ट है और इसका फॉर्मूला आता है K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 24H2O. ओके, मोहर सॉल्ट होता है आयरन और अमोनियम आयन का सल्फेट, ठीक है. सो FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O. सिमिलरली कार्नालाइट is potassium and magnesium का chloride, which is nothing but MgCl2 dot KCl dot 6H2O. एंड टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट, नाम से दिख रहा है टेट्रामाइन मतलब अमोनिया, दैट इज 4NH3 डॉट CuSO4 डॉट 1H2O. माय डियर फ्रेंड, ये चार सॉल्ट्स और उनके फॉर्मूलाज आपको 110% MCQs के अंदर पूछे जाएंगे. एंड व्हाट विल बी द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, प्लीज राइट दिस डाउन एंड देन आई विल गिव यू द क्वेश्चंस. तो इसके बाद इसके बेसिस पे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं ध्यान से देखना. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटैश एलम, ठीक है. अब उसमें A, B, C और D ऐसे आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं. उन चार ऑप्शंस में चारों के चारों आपको ऐसा लग रहा होगा कि सबके सब गलत है सर, इसमें तो कोई भी पोटैश एलम का फॉर्मूला नहीं है. ऑब्वियसली देखने पे तो ऐसा ही लगेगा, बट देखो
मैं आपको पोटैश एलम का फॉर्मूला पहले तो याद दिलाता हूं। क्या ये K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O था? बोलो हाँ ना। तो पहला खेल तो वो क्या करेगा, H2O के साथ खेलेगा। तो अगर आपको दिख रहा हो तो 24H2O यहां पर है, लेकिन सर ये तो कुछ गड़बड़ है सर, नहीं ये तो गलत हो रहा है यहां पर। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स सी दैट। ओके, तो एक खेल वो H2O के साथ कर सकता है, क्वेश्चन को समझना। दूसरा खेल वो क्या कर सकता है, इन लोगों को कंबाइन कर देगा। देखो, क्या मैं इस फॉर्मूला को K2.Al2.SO4 होल 4 ऐसे लिख सकता हूं, SO4 और SO4 थ्राइस, ये और ये मिलके होल 4 हो जाएगा .24H2O। बोलो हाँ कि ना। अब अगर आप डिवाइड बाय 2 कर दो तो क्या यहां पर K बचेगा, क्या यहां पर Al बचेगा, क्या यहां पर SO4 होल ट्वाइस होगा, और क्या यहां पर डिवाइड बाय 2 करके 12H2O बचेगा। मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो इस तरीके से आपके वो 4 फॉर्मूलाज को वो कंबाइन करके भी पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही एक क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि मोहर्स सॉल्ट का फॉर्मूला मैंने अगर आपको बोल दिया, तो मोहर्स सॉल्ट अब आपको पता होना चाहिए, दैट इज फेरस सल्फेट FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, है ना बच्चा। अब इनको अगर मैं कंबाइन करना चाहूं तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, .SO4 होल ट्वाइस डॉट 6H2O। इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन सल्फेट को वो कंबाइन करके ऐसे दिखा देगा। तो आपने जो जो फॉर्मूलाज लिखे हैं ना, उसमें स्लैश करके ऐसा फॉर्मूला बनाना वो आप पे छोड़ता हूं मैं। 2 का तो मैंने करवा दिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोटैश एलम और मोहर सॉल्ट। कार्नेलाइट और टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट का ऐसा कंबाइन करके फॉर्मूला आप बनाओ, और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं 100% आएगा ही आएगा। आपके कॉम्पिटिटिव का भी ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, और आपके बोर्ड में भी MCQ क्वेश्चन इस फॉर्मेट से पूछे जा सकते हैं। पर्टिकुलरली स्टेट बोर्ड में, क्योंकि वहां पर 50% MCQs और 50% थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे MCQ क्वेश्चंस वहां पर बनाए जाते हैं। यस, नेशनल बोर्ड्स लाइक CBSE एंड ISC, उसमें भी ये काफी एक्टिवेटेड क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता। बट स्टेट बोर्ड में ना नंबर ऑफ MCQs ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं वहां पर। प्लीज इन फॉर्मूलाज को अच्छे से नोट डाउन करिएगा। ओके, आई लीव दैट टू योर इंटेलिजेंस। ऑलराइट, डन। तो इस तरीके से आपके क्या डबल सॉल्ट्स के जो फॉर्मूलाज मैंने आपको दिए वो पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट्स की बात करूं या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की बात करूं, तो उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, K4FeCN6। ठीक है, ये आपने कहीं कहीं मेरे से सुना होगा, सॉल्यूशंस चैप्टर में मैंने ऐसा कुछ कंपाउंड दिया होगा। ठीक है, जब हम उनके आई फैक्टर की बात कर रहे थे, सो K3FeCN6 ऐसा करके खाली एग्जांपल्स लिख लो। अभी टेंशन मत लो सर ये बॉक्स क्या है, राउंड ब्रैकेट क्या है, ये सब क्या है, वो अभी टेंशन मत लो, वो पाजी आपको करवाने वाले हैं अभी विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स। बट उससे पहले अपने को ये समझना जरूरी है कि इन कंपाउंड्स में ये मिस्ट्री क्या थी, व्हाट वाज द मिस्ट्री ऑफ दीज कंपाउंड्स, जिसमें ये टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस नहीं दे रहे हैं। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अपने जीवन में जो पहले साइंटिस्ट आए, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट साइंटिस्ट, हिज नेम वाज नथिंग बट अल्फ्रेड वर्नर। मेरे प्यारे दोस्त, इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखिएगा, अल्फ्रेड एंड वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर। और इन्होंने ही बनाया वर्नर थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। नाउ स्टे विद मी। वर्नर भाई जो हैं, ये अमोनिया के बहुत शौकीन थे, अमोनिया पे बहुत काम कर रहे थे। Lot and lot of work he has done in his career. He has worked on ammonia. Okay? Now stay with me, please everyone. Werner's theory को समझने जा रहे हैं।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंपाउंड उठाया जिसका नाम था कोबाल्ट क्लोराइड, COCl3, ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने अमोनिया को इन्वर्ट किया। कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर अमोनिया का क्या किया, इन्वर्ट किया, और उस अमोनिया को इन्वर्ट करते ही उस कोबाल्ट क्लोराइड के साथ कुछ अमोनिया अटैच होना चालू हो गए। कुछ अमोनिया, अब वो कुछ मैंने एक्स के फॉर्म में रखा है, वो कुछ कितना कुछ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सो स्टे विद मी। वर्नर थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो इस कोबाल्ट क्लोराइड के साथ जब वो रिएक्ट, ही वाज वर्किंग विद दिस, तो उसने सबसे पहले एक चीज नोटिस की, कोबाल्ट क्लोराइड में कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। ओके, Cl-1 होता है, 3 Cl है तो कोबाल्ट पे +3 है। अब कोबाल्ट मतलब एटॉमिक नंबर क्या हुआ मेरे दोस्त, 27। अब अगर ये 27 न्यूट्रल स्टेट में होता तो 27 इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते, यस और नो, लेकिन क्योंकि +3 हो चुका है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं या 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, निकले हैं। प्लस आता है तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। तो मुझे बताओ, क्या ये इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करूं तो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, बोलो हाँ ना। अब इस 24, अब कोबाल्ट इस पर्टिकुलर कंपाउंड में 24 इलेक्ट्रॉन्स पे है। अब प्लीज इस पार्ट पे बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं। कोबाल्ट क्लोराइड यहां पर 24 इलेक्ट्रॉन्स पे है और उसका जो चार्ज है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट हैज ऑलरेडी बीन स्टेबलाइज्ड बाय द क्लोरीन ओवर हियर। अब जब ये स्टेबल होके बैठा है तो मुझे बताओ, क्या ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं, वो तो स्टेबल है, उसका चार्ज भी स्टेबल हो गया और उसके जो 24 इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी स्टेबल हैं, तो भैया ये रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा वर्नर का भी मानना था। लेकिन क्या हुआ, ध्यान से देखना, जैसे ही उसने कोबाल्ट क्लोराइड के अंदर अमोनिया को इन्वर्ट किया तो अमोनिया को इन्वर्ट करते ही कंपाउंड का कलर चेंज होना चालू हुआ। नीचे मत देखो, अभी कंपाउंड का कलर चेंज होना चालू हुआ। अब अगर सॉल्यूशन का कलर चेंज होना चालू हुआ तो मेरे प्यारे दोस्त, कुछ तो रिएक्शन उन दोनों के बीच में हो रहा है, कुछ तो गुलगुलू हुआ ना कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के बीच में, तभी तो वो कलर चेंज हुआ और वो कलर होके येलो हुआ। फिर उसने अमोनिया की क्वांटिटी के साथ खेलना चालू किया। वो बोला यार ये तो कुछ नया हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ जबरदस्त हो रहा है। तो उसने क्या किया, अमोनिया की क्वांटिटी को चेंज किया। जैसे उसने अमोनिया की क्वांटिटी को चेंज किया, एक नया कंपाउंड बना। क्यों पता चला उसको कि नया कंपाउंड पता? क्योंकि यहां येलो कलर का सॉल्यूशन बन रहा था और यहां क्या बन रहा था, पर्पल कलर का सॉल्यूशन। देखो मैंने इसीलिए वो कलर्स रखे हुए हैं ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठे। अभी और कुछ मत देखो, इस पूरे फॉर्मूला वगैरह कुछ मत देखो, अभी बस इतना समझो कि यहां पर येलो कलर बना, यहां पर पर्पल बना, और फिर उसने और थोड़ा अमोनिया के साथ खेला तो एक ग्रीन कलर का भी कंपाउंड बना। तो ऐसे 3 कंपाउंड्स जब कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया के अलग अलग क्वांटिटीज के साथ रिएक्ट किया गया, तो पहले तो कोबाल्ट क्लोराइड रिएक्ट होना नहीं चाहिए था, दैट वाज हिज रीडिंग, लेकिन यहां पर वो रिएक्ट हुआ और वो होके अलग अलग कंपाउंड्स बना रहा है। वो उसको पता चला विद द डिफरेंट कलर्स ऑफ द सॉल्यूशंस दैट वाज चेंजिंग, येलो, पर्पल एंड ग्रीन। आर यू विद मी टिल हियर? अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट उसको यह ढूंढना था कि कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया रिएक्ट किया है। क्या 6 मोल किया है, 5 मोल किया है, 4 मोल किया है, ये उसको कहां से पता चला? तो देखो उसने क्या किया, ध्यान बच्चा ध्यान, यहां पर देखो मेरे पास जो कंपाउंड है वो क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड और उसके साथ XNH3 है। मैं ये X ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं मेरी जान, ध्यान से देखना। तो उसने क्या किया, उसने इसका जो सॉल्यूशन बना ना, ये येलो कलर का सॉल्यूशन, उसको AgNO3 के साथ रिएक्ट किया। अब AgNO3 के साथ रिएक्ट किया तो ये जो Cl- है और Ag है, ये दोनों मिलके AgCl का क्या दे देने वाला है, प्रेसिपिटेट दे देने वाला है। वो ही मैंने यहां लिखा है, दिख रहा है आपको? अब जब उसने AgNO3 पहले सॉल्यूशन में डाला
तो काफी सारा पीपीटी मिला उसको, there's a lot of quantity of PPT was there। फिर ऐसे ही जब दूसरे सोल्यूशन में देखा तो मॉडरेट पीपीटी था, और ऐसे ही जब लास्ट वाले सोल्यूशन में गया तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पीपीटी मिला। तो मतलब यहां से इतना तो क्लियर हो गया कि अमोनिया की अलग अलग क्वांटिटी जो है वो इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट की है। नाउ द क्वेश्चन वाज हाउ डू वी फाइंड दैट। तो उसने क्या किया, यहां पर जो ये AgCl का प्रेसिपिटेट मिला था ना, AgCl का प्रेसिपिटेट, उनका मेरे प्यारे दोस्तों मोलर कंडक्टिविटी मेजर किया। ओ माय गॉड सर, चैप्टर नंबर 2 को लिंक कर दिया आपने। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका जब मोलर कंडक्टिविटी चेक किया तो वो 3 मोल के बराबर आया, तो उससे पता चला कि 3 मोल ऑफ AgCl बन रहे हैं। अब अगर 3 मोल ऑफ AgCl बन रहे हैं, मतलब ये तीनों के तीनों क्लोरीन यहां पर क्या हो गए हैं, निकल गए। कंक्लूजन्स देखो, कंक्लूजन्स देखो, कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, कितना वो पहले उसने AgNO3 के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाया, और फिर मोलर कंडक्टिविटी मेजरमेंट से उसको पता चला कि 3 मोल ऑफ AgCl पहले वाले में बना है। दूसरे वाले में मोलर कंडक्टिविटी मेजर किया तो वो 2 मोल ऑफ AgCl के बराबर आया, तो वहां पर 2 मोल, मतलब यहां पर तीनों क्लोरीन निकल नहीं रहे हैं, यहां पर तीनों क्लोरीन निकल रहे हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं all 3 Cl minus released। बट over here since 2 मोल AgCl मिल रहा है, तो मतलब 2 Cl minus out of 3 were released। और ऐसे देखो लास्ट कंपाउंड में देखो कितना मोल ऑफ AgCl मिला उसको, 1 मोल, मतलब यहां पर सिर्फ 1 Cl माइनस रिलीज हुआ आउट ऑफ 3। अब माथा खनका वर्नर का, अब माथा खनका कि भाई यहां कुछ तो हो रहा है, समथिंग इज नॉट ओके ओवर हियर। तो वो थोड़ा और डीप गया, वो थोड़ा और डीप गया, और डीप जाने पे उसने क्या कंक्लूजन दिया, कंक्लूजन को समझते हैं प्लीज एवरीवन ऑन द बोर्ड। कंक्लूजन क्या दिया उसने, कंक्लूजन में उसने ये बोला कि देखो भैया, कोबाल्ट क्लोराइड है ना, वो +3 स्टेट में जब है तो वो 24 इलेक्ट्रॉन पे है, और उस 24 इलेक्ट्रॉन में उस बंदे के पास अपने वैलेंस शेल में एम्प्टी ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं। तो अब वो उन एम्प्टी ऑर्बिटल्स का यूज कर रहा है, और वो यूज में इट इज एक्सेप्टिंग, ध्यान से देखना, इट इज एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, क्या था वो दूसरा सुपर हीरो, ये मेटल आ गया, स्पीशी, वो स्पीशी का नाम क्या था, लिगेंड। सो वो बोला एम्प्टी ऑर्बिटल्स में इट इज एक्सेप्टिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स। ओके, क्वेश्चन था सर ये वो पेयर एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, और ध्यान से देखना वो पेयर एक्सेप्ट करके कितने पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वो देखना। ये मेरे प्यारे दोस्त 6 पेयर्स एक्सेप्ट करता है, कितने, 6 पेयर्स। 6 पेयर्स मतलब टोटल ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 12। तो अगर मैं इन 12 को यहां पर ऐड करूं तो मेरे प्यारे दोस्त कोबाल्ट का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 36 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। एंड दिस 36 इलेक्ट्रॉन्स माय डियर फ्रेंड बिलोंग्स टू क्रिप्टॉन, एंड क्रिप्टॉन इज अ नोबल गैस। तो यहां पर आपके वर्नर भैया ने ये बोला कि दोस्त आपका जो मेटल एटम है ना, उसकी एक्चुअली 2 तरह की वैलेंसीज हैं। एक वैलेंसी में वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस कर रहा है, +3 को बैलेंस करने के लिए Cl- आया। But there is a second type of valency in which it accepts the pair of electrons. It accepts the pair of electrons, और कितने पेयर एक्सेप्ट करेगा, उतने कि जिससे वो नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच सके।
कहां तक पहुंच सके? नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस तक पहुंच सके। ध्यान से प्लीज, एवरीवन ऑन द बोर्ड, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो स्टे विद मी। ऐसे ही देखो, वो बोल रहा है आपके पास मान लो निकल का कोई कंपाउंड है जिसमें निकल +2 स्टेट में है। ऑब्जर्व, क्या निकल मेरे प्यारे दोस्त 28 होता है? निकल 28 है एटॉमिक नंबर। मैंने आपको बोला चैप्टर स्टार्ट करते वक्त ही, मैंने आपको बोला आपकी 3D सीरीज के एटॉमिक नंबर और 3D सीरीज की कॉन्फ़िगरेशंस अब शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। इफ इट इज, only then you will be able to understand this chapter. Otherwise, your 16 marks, my dear friend, are already at risk in the board examination. And you still have time. You are in the month of August right now. भैया अभी आपके पास 6 महीने हैं, आप आराम से इसके ऊपर काम कर सकते हो if you really want to do. And it's all about strategy, my dear friend. It's all about strategy. आप अपने एग्जामिनेशन के लिए कैसी स्ट्रैटेजी बनाते हो, उसी से आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स डिसाइड होते हैं। निकल +2 28 निकल होता है, +2 हुआ तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स पे हुआ? वो 26 इलेक्ट्रॉन्स पे हुआ। अब अगर इसको नेक्स्ट नियरेस्ट इसका कौन है भैया? क्रिप्टॉन। 3D सीरीज, पूरी 3D सीरीज के लिए नेक्स्ट नियरेस्ट कौन होगा? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के अंदर 36 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त सोचो, इस 26 को अगर 36 करना है उसको, तो डज इट हैव टू टेक 10 इलेक्ट्रॉन्स? अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स तो मतलब इसको कितने पेयर्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे? 5 पेयर्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे इनटू द एम्प्टी ऑर्बिटल्स, और वहां से उसका 36 हो जाएगा। तो वो बोला देखो, इस तरीके से आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, वो अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स के अंदर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाने की ताकत रखते हैं। And why are they accepting? Because they want to reach to the next nearest noble gas electrons. अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को एक्टिवेट करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी इज द वन विच विल, व्हाट माय डियर फ्रेंड, न्यूट्रलाइज बाय द नेगेटिव आयंस। वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रलाइज किया जा रहा है वाया द नेगेटिव आयंस। दैट्स प्राइमरी वैलेंसी. But there is a secondary valency in which it accepts the pair of electrons to reach to the next nearest noble gas electrons. This was, my dear friend, the theory that Werner started with. And he gave us 2 types of valencies. What were those 2 types of valencies? So those 2 types of valencies were primary valencies and secondary valency. तो आप वर्नर थ्योरी ऐसा हेडिंग डालेंगे, that's the next heading that you're going to put, वर्नर थ्योरी, and उसमें postulates ऐसा हेडिंग डाल के पहला postulate लिखेंगे. The first postulate is in explaining the coordination compounds, Werner suggested that metal atom has 2 kinds of valencies. Metal atom has 2 kinds of valencies. Werner suggested that in explaining the coordination compounds, Werner suggested that metal atom has 2 kinds of valencies, primary and secondary. Primary and secondary valency. Done. फिर उसके बाद postulates ही लिख रहे हैं, but in the form of a difference table. Okay? So आप एक difference table बना लेंगे
प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब ये उसकी थियरी नहीं, वो फर्स्ट पोस्टुलेट में हमें ये दो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दिख रहा है। करेक्ट। नहीं 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 बच्चा समझो, पहला पोस्टुलेट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। अब इसके आगे पोस्टुलेट्स लिखते जाने हैं बट इन द फॉर्म ऑफ अ डिफरेंस टेबल। सो अब जितने भी पॉइंट्स यहां पर आएंगे, 3 या 4 पॉइंट्स यहां पर आएंगे, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी एज वेल एज द पोस्टुलेट्स, जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहा है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या और सेकेंडरी वैलेंसी क्या। आर यू विद मी टिल हियर? यस। सो first and foremost, what is primary valency and what is secondary valency? So primary valency represents the oxidation state of the metal atoms satisfied by the negative ions, whereas secondary valency is the number of lone pair of electrons accepted by, ध्यान देना, lone pair है, यहां lone electron, एक इलेक्ट्रॉन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो पेयर के फॉर्म में ही करेगा। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड बाय द मेटल आयन टू रीच द नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स योर सेकेंडरी वैलेंसी। इज दिस क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दिस डाउन, प्लीज नोट दिस डाउन। फिर वो ये कह रहा है कि प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ना, ध्यान से समझना, कोबाल्ट के ऊपर +3 था मेरे दोस्त, इसकी विसिनिटी में कहीं पे भी मैं Cl- रख दूं, कहीं पे भी, तो क्या ये Cl- इसके +3 को स्टेबलाइज कर देंगे? हां बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड कोबाल्ट +3 के अंदर जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, तो बच्चा ऑर्बिटल्स का कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है ना, ऐसे रैंडमली थोड़ी होता है ऑर्बिटल का डायरेक्शन होता है dxy, dyz, dxz, dx²y², dz²। हमने डी ब्लॉक के अंदर वो डायग्राम्स भी बनवाए थे आपसे। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब आपका ऑर्बिटल्स का डायरेक्शन है और आपके लोन पेयर्स उन ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो डू यू एग्री कि आपका जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। दिस इज नॉन डायरेक्शनल, ये कहीं पे भी हो सकता है विसिनिटी में, लेकिन इसकी तो डायरेक्शन होनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है इनटू अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ना, वो रैंडमली नहीं हो सकती है, वो एक डायरेक्शन में होगी। ये कहीं पे भी हो सकती है। प्राइमरी वैलेंसी कैन बी एनीवेयर। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 मैं समझा, फिर पॉइंट्स लेके आता हूं। पॉइंट नंबर 3 वो ये कह रहा है कि जब आप एक एक्वस सोल्यूशन में, जब आप इस कंपाउंड को एक्वस सोल्यूशन में डालोगे ना, तो ये Cl- आयंस ही हैं जो डिसोसिएट होके पानी में जाएंगे। बट जो स्पीशी यहां पर कोबाल्ट के साथ सेकेंडरी वैलेंसी में ज्वाइन हो गई, मतलब उसने लोन पेयर डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आयोनाइज नहीं होता है, यस और नो? सो दिस इज नॉन आयोनाइजेबल एंड दिस इज आयोनाइजेबल। और फिर मैं रिलेट करूंगा, विल गो बैक टू दैट स्लाइड ऑफ कलर्स, और वहां पर उन कंपाउंड्स का फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है वहां पर। Am I getting clear? So second and third point, my dear friend, what does it state? It states that primary valency is ionizable valency, whereas secondary valency is non-ionizable. एक बार अगर किसी ने लोन पेयर देके कमिटमेंट कर दिया, फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता है, फिर उसको वहां अटक के रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है, और कोवेलेंट बॉन्ड आसानी से आयोनाइज नहीं होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी is non-directional, whereas secondary valency does have a direction. So if it does have a direction, do you agree secondary valency will decide the geometry of the compound? Yes or no? Secondary valency will decide the geometry of the compound. And यहां पर मेरे प्यारे दोस्त,
यहां पर मेरे प्यारे दोस्त उसने ज्योमेट्री भी प्रिडिक्ट किया। वर्नर ने कुछ हद तक अपने को ज्योमेट्री भी प्रिडिक्ट करके बताया। वो क्या था, आई विल लेट यू नो विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, बट पहले पोस्टुलेट नंबर 4 which is states that primary valency depends on the oxidation state of the metal ion. अगर आपका मेटल आयन +3 है, +4 है, +5 है या +2 है, तो उसके बेसिस पे आपके नेगेटिव आयंस उतने उसके साथ जुड़ेंगे। Whereas secondary valency वो बोलता है for a particular metal ion in a given coordination compound, एक पर्टिकुलर मेटल आयन के लिए आपकी सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त इस सेकेंडरी वैलेंसी को एक दूसरा नाम भी दिया गया। इस सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो सेड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। सो अगर किसी मेटल आयन ने 6 पेयर्स को एक्सेप्ट किया है टू रीच द नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो मेरे प्यारे दोस्त उसका सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गया और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो गया। आर यू विद मी? सो दिस इज फिक्स्ड, एक पर्टिकुलर मेटल आयन का एक गिवन कंपाउंड में फिक्स, but this can depend upon the oxidation number of that particular species. Very, very important points. Please note them very, very carefully. तो ये करते हुए वर्नर ने हमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बताया कि secondary valency is the one which has direction, but he also predicted the geometries of these compounds, और उस ज्योमेट्री के अंदर उसने हमें यह बताया कि आपका कोई भी जो मेटल एटम है, कोई भी आपका जो मेटल एटम है, वो कितने पेयर्स मिनिमम एक्सेप्ट कर सकता है। सो मिनिमम ऑफ 4 पेयर तो उसको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, राइट? एंड मैक्सिमम ऑफ 6 पेयर्स वो एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों 6 के बियॉन्ड क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर वो 7 पेयर एक्सेप्ट कर रहा है मतलब उसके अराउंड 7 अलग अलग स्पीशीज, और 7 अलग अलग स्पीशीज मतलब उनके अंदर भी स्टेरिक रिपल्शन, बोलो हाँ ना? तो इसीलिए आपका क्या, या तो 4 या तो 5 या तो 6 पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। अब जरा देखना, मेटल एटम अगर वो 4 पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो 4 पेयर एक्सेप्ट करके मेरे प्यारे दोस्त, हो सर, ये तो ज्योमेट्री 109.5 डिग्री। ओ अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग सर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया ये तो। आ गया देखो 11th वापस से, थोड़ा थोड़ा ठुचुक, टेंशन नहीं लेना। हाँ, बस इतना ध्यान कि जितनी ज्योमेट्रीज अभी करवा दूं वो आपके ध्यान में रहनी चाहिए। दूसरा उसने बोला कि एक मेटल एटम जब 4 पेयर एक्सेप्ट करता है तो वो एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में भी जा सकता है। सो दिस इज हाउ यू विल सी अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। उस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर एंगल 90 डिग्रीज होता है। इज दैट क्लियर? फिर ध्यान देना, फिर बहुत इंपॉर्टेंट, वो बोला कि एक मेटल एटम अगर 5 पेयर एक्सेप्ट करेगा, ओए होए सर 5 पेयर, सर ये तो ज्योमेट्री याद आ रही है सर। हाँ, बाय पिरामिडल, पिरामिडल नहीं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जिसमें ये जो एंगल्स होते हैं ये 120 डिग्रीज होते हैं और ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्रीज होता है। अब ये जो से याद मत रखना, ये जो 3 बॉन्ड्स हैं उनको हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। एक्सिस इक्विटोरियल बॉन्ड, और आप धरती को इमेजिन कर लो ना, अर्थ को, तो अर्थ के इक्वेटर पे ये 3 बॉन्ड लाई कर रहे हैं और अर्थ के एक्सिस पे ये 2 बॉन्ड, इसको एक्सियल बॉन्ड्स और इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोला जाता है। सिमिलरली अगर मेटल के 6 बॉन्ड्स हो जाएं तो मेरे प्यारे दोस्त वो 6 बॉन्ड्स में, हाँ एक्सीलेंट, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मेरे प्यारे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
दिस इज व्हाट ही प्रिडिक्टेड। वर्नर ने ऐसा बताया कि मिनिमम ऑफ 4 पेयर या तो एक मेटल एटम एक्सेप्ट करेगा, मैक्सिमम ऑफ 6 पेयर। 6 के बियॉन्ड अगर वो जाने की कोशिश करेगा तो लिगेंड्स के बीच में there will be a steric repulsion, hence the complex will not be stable. So this is your sixth point, sixth postulate. Werner also predicted the maximum and minimum pair of metal atom maximum and minimum pairs of electrons that a metal atom can accept. Is this clear? परफेक्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ मेटल एटम कैन एक्सेप्ट। फिर उसके बाद ये लाइन मिनिमम ऑफ 4 एंड मैक्सिमम ऑफ 6 एंड देन ड्रॉ दिस ज्योमेट्रीज बिलो, जिसमें ये वाली ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल विद देयर एंगल्स। तो यहां पर ये ज्योमेट्रीज प्रिडिक्ट करने के बाद हमारे जो एल्फ्रेड वर्नर भाई थे और उनकी जो पूरी टीम थी, उनका ये मानना था कि एडिशन सॉल्ट्स वो डबल सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। अब अगर मैं एडिशन सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दोनों को एक जैसे ही लिखूं कि भाई मैंने मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला लिखा FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट दैट इज NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, दिस इज अ डबल सॉल्ट, दिस इज गोइंग टू गिव टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस। whereas अ पोटेशियम फेरोसाइनाइड जिसका फॉर्मूला होता है 4 times of KCN डॉट FeCN होल ट्वाइस, दिस इज नॉट गोइंग टू गिव द टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस। तो बोला कि यार रिप्रेजेंटेशन में हमें इन दोनों को कुछ तो अलग करना पड़ेगा, we'll have to give some standard distinguish between the representation of the compounds so that we know that this is a complex compound and this over here is a double salt. Yes or no? तो complex salt और double salt के बीच में differentiate करने के लिए अपने जीवन में आया representation of the complex compound. Now stay with me, slide को देखने से पहले stay with me. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उसने सबसे पहले क्या एक्सप्लेन किया, उसने बोला देखो आपका जो मेटल एटम है ना, वो मेटल एटम के साथ उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला जो स्पीशी है जिसको हम लिगेंड्स बोलते हैं, वो लिगेंड्स को मेरे प्यारे दोस्त राउंड ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। लिगेंड्स के लिए मैं अभी वर्ड L यूज कर रहा हूं, तो मेटल विद लिगेंड्स, और इस पूरी चीज को एक स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से डाला जाएगा। आई विल रिप्रेजेंट इट ऑन अ क्लीन स्लाइड, प्लीज स्टे ओवर हियर। पहले ये समझो, मेटल और उसकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाली स्पीशीज आर रिप्रेजेंटेड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, where this square bracket together is known as a coordination sphere or coordination entity. ये अभी हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे, उसमें हम लिखवाएंगे। पहले रिप्रेजेंटेशन को समझो, मेटल विद लिगेंड्स। अच्छा, लिगेंड्स के जरूरी नहीं है कि 2 नंबर हो, 4 हो, 5 हो, 6 भी हो सकता है। तो यहां पर लिगेंड्स और n का मतलब यहां पर ये नंबर ऑफ लिगेंड्स, कि अगर 4 लिगेंड्स हैं तो यहां पर 4 लिखा जाएगा, अगर 2 हैं तो 2 लिखा जाएगा, 6 हैं तो 6 लिखा जाएगा। सेम टाइप के लिगेंड्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स भी हो सकते हैं, अभी रिलेट करेंगे आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स। फिर ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बना, उसके ऊपर यहां पर कुछ चार्ज आएगा। वो चार्ज कहां से आएगा? वो चार्ज आएगा जो मेटल एटम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो, और लिगेंड्स के चार्ज को कैलकुलेट करके यहां पर एक टोटल चार्ज आएगा, और वो टोटल चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए इस बॉक्स के बाहर प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयंस होता है, जिसको मेरे क्या प्यारे दोस्त आयोनाइजेशन एंटिटी या फिर काउंटर आयंस भी बोला जाता है। तो अगर मुझे इसको एक बहुत ही प्यारे तरीके से आपको रिप्रेजेंट करवाना है, तो रिप्रेजेंटेशन के अंदर मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि भैया देखो, आप मेटल एटम, लिगेंड और उसका नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में
यहां पर आएगा इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का चार्ज, और इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पर आएंगे आपके प्राइमरी वैलेंसी के आयंस। अब अगर ये चार्ज टोटल पॉजिटिव आया, ध्यान से सुनना, अगर ये चार्ज टोटल पॉजिटिव आया तो क्या प्राइमरी वैलेंसी के आयंस नेगेटिव हो जाएंगे? और अगर ये चार्ज नेगेटिव आया तो क्या ये प्राइमरी वैलेंसी के आयंस पॉजिटिव हो जाएंगे? इज एज सिंपल एज दैट। लेट मी एक्सप्लेन यू विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। क्या आपको, अच्छा वो स्लाइड पे वापस चलते हैं और आपको रिप्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं कि हमारे मिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या हमने ये 4 कंपाउंड्स की बात की थी, जिसमें उसने ये पता किया कि जो पहला कंपाउंड है, ध्यान से देखना, अब रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, जो पहला कंपाउंड है उसमें कितने NH3 जुड़े हुए हैं? 6 NH3 जुड़े हुए हैं। वो उसको कैसे पता चला? अबे क्योंकि आपका जो कोबाल्ट था वो +3 स्टेट में था ना, 24 के बाद उसको 12 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, मतलब 6 पेयर्स चाहिए थे। 12 को डिवाइड बाय 2 करेगी तो 6 आ जाएगा ना पेयर। 12 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसको डिवाइड बाय 2 करेगी, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो डिवाइड बाय 2 करेगी तो टोटल 6 पेयर चाहिए इस कोबाल्ट को। तो बोलता है देखो पहले वाले केस में आपका जो कोबाल्ट था ना, कोबाल्ट वो जो +3 स्टेट में था, वो +3 स्टेट वाले कोबाल्ट ने 6 के 6 पेयर्स अमोनिया से ले लिए। अब जब ये 6 के 6 पेयर्स अमोनिया से ले लिए तो अमोनिया पे तो 0 चार्ज होता है, इट्स अ न्यूट्रल कंपाउंड। अमोनिया पे कहां कोई चार्ज होता है, तो इट्स अ न्यूट्रल कंपाउंड। तो पूरा का पूरा ये जो मेटल का चार्ज है वो आपको यहां पर दिखेगा, बोलो हाँ कि ना। अब जब वो +3 दिखा तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर की साइड पे कितने क्लोराइड आयंस हो जाएंगे? 3। तो पहले वाले का फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये रहा। और ये उसने कैसे प्रिडिक्ट किया? क्योंकि 3 मोल ऑफ AgCl मिले थे, मतलब तीनों के तीनों जो Cl हैं वो आयोनाइज हो रहे हैं। आर यू विद मी टिल? पॉइंट नंबर 2 देखो, सेकंड फॉर्मूला, सेकंड। अब वो ये बोल रहा है कि देखो यहां पर मेरे पास अमोनिया का क्वांटिटी मैंने कंट्रोल कर दिया था, अब कोबाल्ट को तो 12 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब 6 पेयर्स चाहिए। तो उसने क्या किया, उस कोबाल्ट भाई ने स्मार्ट वर्क किया। उस कोबाल्ट भाई ने NH3 जितना अवेलेबल था उससे पहले पेयर्स ले लिए। तो 5 पेयर्स उसने वहां से अमोनिया से ले लिए, 5 पेयर अमोनिया से ले लिया। अब अमोनिया में पेयर होता है, ये भैया आपकी बचपन की कहानी है, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, 10th में आपने अमोनिया की वैलेंसी भी पढ़ी है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, वो 3 पे हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो मतलब एक पेयर इसके पास बचा हुआ है डोनेट करने के लिए। अब ये 5 पेयर डोनेट किए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। लेकिन कोबाल्ट को तो कितने चाहिए थे? 12। अब 12 चाहिए थे, तो वो बोल रहा है कि जो Cl- आयंस है ना इसके, उसमें से एक Cl- आयन उसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि देखो Cl- के पास भी तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। Cl- मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके वैलेंस शेल में। तो बोल रहा है अब एक Cl ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। अब जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो मुझे बताओ क्या ये +3 है, क्या ये 0 है, और क्या Cl पे -1 होता है? तो क्या +3 और -1 टोटल इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज +2 हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। अब वो +2 को स्टेबल करने के लिए 2 क्लोराइड आयन चाहिए होंगे, तो देखो ये 2 क्लोराइड आयन यहां पर टोटल ऐसे दिखेगा, इसीलिए देखो 2 मोल ऑफ AgCl निकला, क्योंकि 2 ही Cl जो हैं वो आयोनाइज हो सकते हैं। आर यू विद मी टिल हियर? अरे बहुत मजेदार कहानी है। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे दोस्त, इस वाले कंपाउंड का फॉर्मूला अब आप सोचो क्या यहां पर कोबाल्ट होगा? और क्योंकि 1 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है, मतलब एक ही Cl आयोनाइज हो रहा है, यस। तो 4 तो उसने NH3 से ले लिए होंगे, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उसको 4 और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो उसने क्या किया,
दो Cl को अंदर बुला लिया। अब जब ये दो Cl को अंदर बुलाया तो मुझे बताओ क्या ये +3, क्या ये 0 और क्या ये टोटल -2 होगा, क्योंकि एक क्लोरीन पे कितना होता है -1 और दो हैं तो -2। तो मुझे बताओ क्या इस कॉम्प्लेक्स पे +1 आया। अब अगर ये +1 आया तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए ओए मेरे गुलगुले एक Cl आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो आयनाइजेबल एंटिटी में एक ही तो Cl बचा, इसीलिए 1 मोल ऑफ AgCl मिला। तो वर्नर ने अपनी पूरी थ्योरी को ऐसे एक्सप्लेन किया कि भैया पहले तो मैं इन कंपाउंड्स के साथ खेल रहा था ना, तो मुझे अलग अलग कलर मिलने चालू हुए। अब कलर मिले तो मुझे पता चला कि कंपाउंड में कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ को मैंने मोलर कंडक्टिविटी से रिजॉल्व किया। पहले AgNO3 के साथ रिएक्ट किया और देखा कि प्रेसिपिटेट कितनी क्वांटिटी में बन रहे हैं। प्रेसिपिटेट भी अलग अलग क्वांटिटी में बन रहे थे, तो उसका माथा ठनका। वो बोला कि हाँ यार यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने मोलर कंडक्टिविटी से पता किया कि यहाँ 3 मोल ऑफ AgCl या 2 मोल ऑफ AgCl या 1 मोल ऑफ AgCl। अब क्वेश्चन ये था कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो उसने बोला क्योंकि कोबाल्ट की दो तरह की वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब कुछ स्पीशीज होती हैं जो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे अमोनिया, अमोनिया कभी भी उसकी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है। लेकिन Cl-, Br-, I-, OH-, ये सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैपेबिलिटी रखती हैं इसके प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करने की और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करने की। आर यू विद मी? एंड दैट्स हाउ बेसिकली दिस रिजोल्यूशन केम आउट कि अच्छा ये है कारण कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स इतने तगड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बना पाते हैं, क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं और उन वेकेंट ऑर्बिटल्स का यूज करके वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, which is non-ionizable but directional. Which is non-ionizable but directional. ये पूरी वर्नर थ्योरी को मैंने विद इन 2 मिनट्स आपके लिए क्या कर दिया, समराइज कर दिया। एंड वॉट यू नीड टू राइट डाउन इज द रिप्रेजेंटेशन। वो रिप्रेजेंटेशन के अंदर मेरे प्यारे दोस्त आप ये पार्ट बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन में मेटल होगा, लिगेंड होगा, लिगेंड के नंबर होंगे और वो पूरा का पूरा एक ब्रैकेट में होगा चार्ज। अब इसके ऊपर भी आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर चार्ज पॉजिटिव आया तो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो नेगेटिव होगा और अगर चार्ज नेगेटिव आया तो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो पॉजिटिव होगा। ऐसे करके कुछ डिजाइन बना सकते हो जो आपको याद दिलाए कि अच्छा आपका जो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस एंटायर थिंग इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और ये वाला जो चीज है ये बाहर जो ब्रैकेट के बाहर, उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेबल एंटिटी। दैट इज नोन एज आयोनाइजेबल एंटिटी। Is this clear? Ionizable entity. Ionizable entity. Done है? So coordination entity, ionizable entity. Coordination entity ionize नहीं होती है, ionizable ionize होती है, इसीलिए नाम है। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव होगी, चार्ज अगर नेगेटिव है तो प्राइमरी वैलेंसी पॉजिटिव होगी। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट करते ही आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का खुलता है, विच इज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। अब आपको मेरे साथ बने रहना है। मैं यहां पर टर्मिनोलॉजी का नाम लेके आऊंगा और फिर मैं आपको डिफाइन करूंगा व्हाट इज दैट। ओके, जैसे पहली इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम। ब्रैकेट में देखिएगा, इसका एक शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया है CMA, सेंट्रल मेटल एटम। व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम? लेट्स डिफाइन दैट। इट इज द एटम और आयन, एटम और आयन to which fixed number of groups, to which fixed
number of groups are bound in a definite geometry. Atom or ion to which fixed number of groups are bound in definite geometry. Right? Second definition. अच्छा, इसमें आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. यू कैन राइट डाउन द एग्जाम्पल्स लाइक Fe+2 आपका मेटल सेंट्रल मेटल एटम बन सकता है, निकल+2, Fe+3, Zn+2, ये एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे हम देखेंगे, बट एक्सेट्रा. ओके. सेकेंड डेफिनेशन, लिगेंड. Second definition, ligand. The ions or molecules, the ions or molecules which have tendency to donate a pair of electron to the central metal atom. अच्छा, अब आप उसको CMA लिख सकते हो. हर बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, right? So ligands are ions or molecules which have tendency to donate pair of electrons to CMA. तो लिगेंड्स बेसिकली क्लासिफाई किए जाते हैं. तो आप ये डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद ऐसे क्लासिफिकेशन. ठीक है, ये पूरा पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पिकअप करेंगे. क्लासिफिकेशन को पूरा नेक्स्ट क्लास में पिकअप करेंगे, बट अभी के लिए आप इस क्लासिफिकेशन में ऐसा लिखेंगे, बेस्ड ऑन चार्ज. ठीक है. सेकेंड, बेस्ड ऑन the structure, and third, based on denticity. इस पूरे पार्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में हाईलाइट करूंगा. बेस्ड ऑन चार्ज, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन डेंटिसिटी, जिसमें चार्ज में ये एनायनिक भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और बहुत ही रेयर बट ये कैटायनिक भी होते हैं. बहुत ही रेयर बट ये कैटायनिक भी होते हैं. ऑलराइट. बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड डेंटिसिटी, पहले मुझे ये डेंटिसिटी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास. बहुत अच्छे से करेंगे. अभी सिर्फ इतना लिख के रख लो. और इसके नीचे अगर आपको एग्जांपल्स डालने हैं तो अभी हमने देखा अमोनिया, पानी, ये भी एक लिगेंड है. फिर इसके बाद आप Cl-, OH-, Br-, ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट बनाएंगे. ये आपके एनायनिक लिगेंड्स हो गए देखो, और ये आपके न्यूट्रल हो गए. और डिटेल करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी के लिए इतना. यस, डन माय डियर फ्रेंड्स. नेक्स्ट definition, coordination entity or sphere. Coordination entity or sphere. The part of the complex compound which constitutes of CMA and ligands. The part of the complex compound which constitutes of CMA and ligands. जिसमें आप एग्जाम्पल में सिंपली ऐसा लिख सकते हो, CONH3 और उसके ऊपर +3. That's one. इसके अलावा आप ऐसे लिख सकते हो FeCN6 और उसके ऊपर 4-. या फिर आप ऐसे लिख सकते हो
NiCO5। अब मैंने एग्जाम्पल्स में ही आपको टाइप्स भी बता दिया कि आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी या तो कैटायनिक हो सकता है, या तो एनायनिक हो सकता है, या न्यूट्रल भी देखने को मिलेगा। सो दीज आर द टाइप्स एज वेल एज द एग्जाम्पल्स, राइट? क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, बहुत प्यारी डेफिनेशन, और मैक्सिमम बच्चे यहां पर गड़बड़ करेंगे। लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स। ध्यान से ये एम्फेसिस को सुनो पाजी के। इट इज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स bonded directly to metal atom. Baba, it is not the number of ligands attached to metal atom. ये गलती करोगे आप। It is the number of ligand donor atoms. क्यों इतना एम्फेसिस? नेक्स्ट क्लास में आपको जब लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा ना, तब मैं ये लिंक कर दूंगा। अभी के लिए ये कीवर्ड को अंडरलाइन करके रखना, यहां गलती होती है बच्चों से। नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स टू विच मेटल एटम इज बॉन्डेड टू is known as its coordination number, and उसके नीचे it can be 4, 5 और 6, जिसमें अगेन 5 वाला भी हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम 4 और 6 पे ही पढ़ेंगे। और उसका कारण इसकी ज्योमेट्री में है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में 2 तरह के एंगल्स होते हैं, तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स को अनस्टेबल बनाते हैं। जबकि यहां पर या तो 109.5 डिग्री या सारे के सारे 90, और यहां पर भी सारे के सारे 90, तो इसीलिए 4 और 6 में ज्यादा स्टेबल महसूस करते हैं कंपाउंड्स, राइट? फिफ्थ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, दे आर वेरी क्लोज डेफिनेशंस। फर्क क्या है? जब हम, ध्यान से देखना, जब हम कोबाल्ट और 6 अमोनिया को इस तरीके से दिखा दें, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मेटल एटम with 6 ligands combined, with the ligands combined is known as coordination entity. But इसी को अगर मैं 3 dimensional space में ऐसे करके दिखा दूं, तो उसको हम लोग coordination polyhedra बोलते हैं। And how will you define this? It is defined as the spatial arrangement, of ligand, spatial, ध्यान से देखना, spatial arrangement of ligands in 3-dimensional space around CMA. Is known as coordination polyhedra. Is known as coordination polyhedra. Around CMA is known as coordination polyhedra. ओए, डेफिनेशन के बाद ऐसा एक फिगर ड्रॉ करके रख लो, तो क्या घर पे जाके याद आए कि अच्छा, व्हाट वाज सर ट्राइंग टू से? यस। नेक्स्ट डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर। Next definition, oxidation number. It is the charge present on CMA
charge present on CMA in a complex compound. Charge present on CMA in a complex compound. उसके बाद लाइन चेंज करके it is represented in Roman numbers, represented in Roman numbers, surrounded by round brackets. ऐसे 1 एग्जाम्पल में 2 या फिर 4 ऐसे करके हम दिखाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को. राइट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर टुडेज क्लास इज, माय डियर फ्रेंड, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. अच्छा, नाम से समझ में आ रहा होगा. होमो मीन्स सेम, राइट. हीट्रो मीन्स डिफरेंट, और लेप्टिक का मतलब होता है लिगेंड्स. तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें ऑल द लिगेंड्स आर ऑफ सेम टाइप, जैसे कि ये. सो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर द कॉम्प्लेक्सेस इन विच all the ligands are of same type. Homoleptic complexes in which all the ligands are of same type. Whereas heteroleptic complex, उसके नीचे एग्जांपल होमोलेप्टिक कैसे लिख सकते हो? हेट्रोलेप्टिक तो आई थिंक आप खुद से डिफाइन कर सकते हो. हाँ सर, NH3 के 5 और एक Cl आ गया, तो देखो ये हेट्रोलेप्टिक हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स आ गए. सो कॉम्प्लेक्सेस इन विच देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. एग्जाम्पल इज ऑन द बोर्ड, माय डियर फ्रेंड. तो यहां पर आपका आज का क्लास कंप्लीट होता है, माय डियर फ्रेंड्स, जहां हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेसिक थ्योरी, दैट इज एल्फ्रेड वर्नर की थ्योरी को समझा, और ये पकड़ा कि किसी भी मेटल एटम के 2 टाइप के वैलेंसीज होते हैं, विच इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. एंड टू गो फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर, वी नीड टू अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, विच इज राइट नाउ ऑन द बोर्ड, और उसकी डेफिनेशंस आपने अपनी नोटबुक्स में लिख ली होंगी, राइट, विथ सम एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन को समझेंगे और इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को नेम करना सीखेंगे. रिप्रेजेंटेशन तो आ गया, अब इनको नेम करना सीखेंगे कि अच्छा, हाउ हैज IUPAC स्टैंडर्डाइज्ड द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. इज दैट क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पूरे जोश के साथ. Till then, please take care of yourself and we will meet up in the next class.